नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। कुछ ऐसे ऐतिहासिक पन्नों की आज मैं आपसे दर्शन करवाऊंगा, आपको कुछ ऐसे ऐतिहासिक पन्नों से मिलवाऊंगा जिनमें ऐसे क्या कहेंगे लालची किस्म के गवर्नर आए जिन्होंने सत्ता को बहुत हद तक बदल दिया। हाँ जी, मैं आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ डलहौजी की। एक ऐसा हड़प नीति लाने वाला व्यक्ति जिसने ऐसे ऐसे रूल, ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आया जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारा साम्राज्य मिला। डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, बहुत ज़्यादा फेमस हुई। इसके तहत क्या होता था, इसमें मैं एक गवर्नर जनरल की और बात करूंगा जिनका मैटकैफे करके नाम है, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा। बेसिकली जो है ये लॉर्ड डलहौजी के आसपास ही पूरा लेक्चर घूमेगा। तो ये जो व्यक्ति है लॉर्ड डलहौजी है, और ये है महारानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी। ये इसके हड़प नीति के बहुत सारे राजा जो थे शिकार थे। एक उसमें से ये मुख्य थी। एक बेगम हजरत महल लखनऊ की थी, नाना साहब थे, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे, रानी चेन्नम्मा थी जिनका कोई खुद का पुत्र नहीं था। और इसने बोला हिंदू ट्रेडिशन के अनुसार अगर कोई दत्तक पुत्र ले रखा है, किसी ने अडॉप्ट कर रखा है बेटे को, उस बेटे को मैं बेटा नहीं मानता, उसको साम्राज्य का अधिकारी नहीं माना जाएगा और उसका जो साम्राज्य होगा वो कंपनी में विलय कर दिया जाएगा। ये इस महान खोपड़ी की उपज थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। मैं आपको उससे पहले ये बता दूं कि जो गवर्नर जनरल हुए उनकी लिस्ट से एक बार रूबरू करवा दूं आप लोगों से कि किस टाइम पे कौन सा हुआ। तो फ्रांसिस हेस्टिंग 1813 से 23 तक रहे। आमहेस्ट 1823 से 28 तक रहे। बेंटिक, ये भी बहुत फेमस है इसलिए मैंने इनको हाईलाइट कर रखा है। बेंटिक 1828 से 35 तक रहे। फिर मेटकैफे आते हैं 35 से 36, एक साल तक का इनका करियर रहा। फिर ऑकलैंड आते हैं 1836 से 42 तक रहे। फिर एलन ब्रो आते हैं, ये 1842 से 44 तक रहे। फिर हार्डिंगे आते हैं जो कि 44 से 48 तक रहे। उसके बाद एंट्री होती है डलहौजी की जो कि 1848 से लेकर 1856 तक रहा। कहते हैं कि इसने जो साम्राज्य लूटा वो एक तरीके से लूटा, मतलब अपने में विलय नहीं किया, एक तरीके से लूट घसूट करी इसने कि जिसके पास खुद की संतान नहीं होगी उसकी संपत्ति जो होगी कंपनी की हो जाएगी। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए ये फेमस हुआ। उससे क्या बोलते हैं, इसके तहत यही होता था। इसमें कई सारे लोग थे जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। रानी लक्ष्मीबाई थी, बेगम हजरत महल थी लखनऊ की, और रानी चेन्नम्मा थी, नाना साहब थे, ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे थे जिनकी प्रॉपर्टी इसने हड़प ली सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके पास उनका कोई खुद का बायोलॉजिकल सन नहीं था। और हाँ, इसके बाद एक और गवर्नर जनरल आया था, उसका भी नाम मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखना भूल गया मैं। उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 2 साल तक ही गवर्नर जनरल रहे थे, 1856 से 58 तक। क्योंकि 1858 में क्या हुआ था, सीधे वाइस रॉय की पोस्ट मिल गई थी उनको। गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म करके वाइस रॉय में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये है लिस्ट आप हमारे गवर्नर जनरल्स की जो कि 1813 से लेकर 1857 तक रहे। बेसिकली 58 तक रहे। 58 में कानून बदल जाता है और डायरेक्ट सीधे क्राउन का एक रिप्रेजेंटेटिव बिठा दिया जाता है जिसको वाइस रॉय के नाम से जाना जाता है। और पहले वाइस रॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। तो इस मैप में देखिए, ये जो पिंक वाला एरिया है, मैं अभी बेंटिक की बात कर रहा हूँ। बेंटिक के कार्यकाल में जो पिंक वाला एरिया है आपको दिख रहा है, ये एक तरीके से पूर्णतया ब्रिटेन के कंट्रोल में है। और जो ये लाइट ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है, ये इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस देकर कंट्रोल में कर लिया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे भी ये जो सिख एम्पायर है, यहाँ पे इनका इतना कब्जा नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कह सकते हैं इनकी यहाँ पे भी चलने लगी है। इनसे भी बहुत सारी संधियाँ इन्होंने साइन करवा ली हैं। तो हम अगर देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सतलज नदी है, सतलज नदी से लेकर कन्याकुमारी तक इनका कब्जा है। और इधर राजस्थान वाले एरिया से लेकर म्यांमार तक, क्योंकि एंग्लो म्यांमार वॉर भी हो चुके हैं, म्यांमार तक भी ब्रिटिशर्स का ही कब्जा है एक तरीके से कह सकते हैं। और ये सब इन्होंने, आप कह सकते हैं, केवल 70 साल में ही हासिल कर लिया। अगर 1857 से हम जोड़ें, 1757 से ही जोड़ें, प्लासी के युद्ध के बाद से अभी 28-35 तक या 18 तक मान लें, 65 से 70 साल के बीच में इन्होंने ये पूरा जो है कब्जे में ले लिया है अपने पूरी तरीके से हिंदुस्तान को। तो हम पहले देखते हैं 1835 में मैकॉले जो था, उस मैकॉलेज मिनट जिसको बोला जाता है, उसकी जो स्पीच है उसने क्या किया था। एक्चुअली इसको एजुकेशन के लिए अपॉइंट किया गया था। तो इसने बोला कि गवर्नमेंट से जुड़े हुए जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, उनमें अब पढ़ाई केवल इंग्लिश मीडियम में होगी, हिंदी मीडियम में नहीं होगी। और ज़्यादा कॉलेज बनाने की ज़रूरत नहीं है,
कुछ बना दो, एलिमेंट्री स्कूल्स ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत बना दो, उसमें ही पढ़ाई हो। और मास एजुकेशन नेग्लेक्टेड, मतलब बहुत सारे लोगों को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जैसे ये मान लो पिरामिड टाइप है, ये ऊपर के तबके के कुछ लोग हैं, इनको एजुकेट कर दोगे अगर, तो ये अपने नीचे के तबके के जो लोग हैं उनको अपने आप एजुकेट कर देंगे। तो सबको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, बस कुछ लोगों को पढ़ा दो। इसीलिए इसका कभी कोई विरोध भी होता है कि मैकॉले के अकॉर्डिंग अभी हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, सबको नहीं पढ़ाई मिल पा रही, सबको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल पा रही है जो अमीर हैं, जो ऊंचे तबके के लोग हैं। ये अभी भी कभी कभी बोला जाता है। तो मैकॉले ने बोला था सिर्फ अमीर लोगों को या कुछ उच्च श्रेणी के लोगों को पढ़ा दो, उसके बाद वो लोग अपने नीचे वालों को खुद डिक्टेट करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। और आज से गवर्नमेंट के जितने भी काम होंगे वो पूरे इंग्लिश में ही होंगे। इंग्लिश बहुत जल्द बन जाएगी, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे इंग्लिश बन जाएगी, तो गवर्नमेंट अपने काम अच्छे तरीके से इंग्लिश में कर सकेगी। और इसका जो मेन मकसद था जो अपर क्लास को पढ़ाने का, ब्रिटिश प्लान टू एजुकेट स्मॉल सेक्शन ऑफ अपर मिडिल क्लासेस। इसने बोला कि जो अपर एंड मिडिल क्लास के लोग हैं, जो बहुत, उसका एक स्मॉल सेक्शन को पढ़ा दिया जाए। तो उसके पीछे इसका एम ये था टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मोरल एंड इन फैक्ट। जो लोग होंगे वो काले अंग्रेज पैदा करेंगे, एक तरीके से हम कह सकते हैं। वो ब्लड और कलर से तो इंडियन होंगे, लेकिन उनका जो टेस्ट होगा, उनके जो विचार होंगे, उनकी जो भावनाएं होंगी, उनका जो इंटेलेक्ट होगा, उनकी जो बुद्धिमत्ता होगी, वो पूरी तरीके से विदेशी होगी। वो पूरा अंग्रेज की तरीके से सोचेंगे, हमारी तरीके से बात करेंगे, फिर वो अपने आप काम करते रहेंगे। और ये जो क्लास होगी ये इंटरप्रेट करने का काम करेगी मासेस, जो बहुसंख्यक हैं उनके और सरकार के बीच में, क्योंकि ये नीचे से निकल के आए हैं, ये सोच हमारी तरह रहे हैं लेकिन आए नीचे तबके से। तो ये एक इंटरप्टर का काम करेंगे, एक बिचौलिए का काम करेंगे, दोनों के बीच में एक माध्यम का काम करेंगे। किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, कोई काम करवाना है जो कि मास पॉपुलेशन के लिए करना है, तो इनके थ्रू करवाया जा सकेगा। तो मैकॉले का मानना यही था, एक तरीके से कड़ी बनाई इसने बोला कि ये जो है ये हमारे बीच में और भारतीयों के बीच में कड़ी का काम करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो लोग हैं, इनको, कुछ जो अपर तबके के लोग हैं, इनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाना चाहिए। और इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से भी जाना गया, और ये बहुत ही फेमस मैकॉले की थ्योरी है। कभी कभी आ जाता है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी, तो यही थी। इसके बाद बना गवर्नर जनरल मैटकैफे, चार्ल्स मैटकैफे। तो ये एक्टिंग गवर्नर जनरल बना था 1835 से लेकर 1836 तक। 1835 में इसने काम किया, जो मुगल एम्परर का फोटो होता था या उनसे जुड़े हुए जो सिक्के होते थे वो चल रहे थे। वैसे तो मुगल्स खत्म हो चुके थे, लेकिन उनसे जुड़े हुए कुछ सिक्के अब भी चल रहे थे। हालांकि इनके भी खुद के सिक्के चल रहे थे ब्रिटिशर्स के, लेकिन मुगल्स के भी चल रहे थे। तो इसने 1835 तक आते आते पूरी तरीके से बैन लगा दिया, पूरी तरीके से बैन कर दिया चार्ल्स मैटकैफे ने। और इसने क्या किया, जो प्रेस से रिलेटेड इसने बहुत अच्छे काम किए। प्रेस पे जो रेगुलेशंस थे उसको इसने कंप्लीट तरीके से रिपील कर दिया, बंद कर दिया। 1823 में जो लाइसेंसिंग पॉलिसी वगैरह लगाई गई थी उसको बंद कर दिया गया। तो इसको लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस भी बोला जाता है, लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा लिबरलाइज कर दिया था प्रेस को। तो उस बीच देखा गया कि बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ देखने को मिली न्यूज़पेपर की दुनिया में, बहुत सारे न्यूज़पेपर छप गए नए। और इसके अनुसार ये जो एक्ट लेके आया 1835 में, इसके अनुसार थोड़ा सा पैसा देकर कोई भी पब्लिकेशन चला सकता है। हालांकि गवर्नमेंट चाहे तो उसको स्टॉप कर सकती है, अगर गवर्नमेंट एक डिक्लेरेशन के बाद, एक डिक्लेरेशन दे के गवर्नमेंट चाहे तो उसको स्टॉप कर सकती है उस न्यूज़पेपर की फंक्शन को। लेकिन बहुत हद तक लिबरलाइज कर दिया गया प्रेस इंडस्ट्री को। उसके बाद गवर्नर जनरल जो आया उसका नाम था जॉर्ज ईडन, लेकिन जॉर्ज ईडन के नाम से इसको नहीं जाना गया, इसको लॉर्ड ऑकलैंड भी बोलते थे, क्योंकि ये फर्स्ट अर्ल ऑफ ऑकलैंड था। अर्ल एक पोस्ट होती थी, जैसे लॉर्ड है, अर्ल है, ये पोस्ट हुआ करती थी, ठीक है। तो 1836 से लेकर 1842 तक गवर्नर जनरल रहा। ये फेमस हुआ ट्राईपार्टाइट ट्रीटी, जो कि महाराजा रंजीत सिंह, शाह शुजा और इनके बीच में हुई थी। 1838 से 42 तक इसने फर्स्ट एंग्लो मराठा अफगान वॉर लड़ा, जिसमें बहुत बुरी तरीके से हार गया था। इसके बाद इसको बुला लिया गया था, वहाँ पे हार होने के बाद इसको फिर से ब्रिटेन बुला लिया गया। और 1839 में जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनकी डेथ भी इसी के समय काल में हुई थी। इसी के समय काल में जो विलियम्स एडम थे, इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी। एडम्स रिपोर्ट आ जाती है कभी, वर्नाकुलर एजुकेशन, जो हमारी उससे क्या बोलते हैं, आम भाषाएं थी, रीजनल भाषाएं थी, उनमें क्या क्या, बिहार और बंगाल में जो रीजनल भाषाओं में पढ़ाई होती है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसने 3 बार, विलियम एडम्स ने 3 बार रिपोर्ट प्रस्तुत करी, 1835 में, 1836 में और 1838 में, कि उनको कैसे वर्नाकुलर एजुकेशन को कैसे सुधारा जा सकता है। क्षेत्रीय भाषाओं में अगर पढ़ाई है तो उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। और 1837 में इसने
पोस्ट ऑफिस एक्ट इंप्लीमेंट किया। इसके तहत क्या था, जो कम्युनिकेशन था एक तरीके से पोस्ट ऑफिस का से जुड़ा जो मामला था, पोस्ट कम्युनिकेशन था स्पेशली, अगर आपको चिट्ठी भेजनी है या कोई कोरियर पार्सल करना है तो वो पूर्णतः गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया इसके आने के बाद, पूरी तरीके से ब्रिटिश कंट्रोल हो चुका था। आप चाहें तो कोई प्राइवेट कोरियर सर्विस या प्राइवेट कम्युनिकेशन सर्विस नहीं खोल सकते हैं। अगला गवर्नर जनरल था एडवर्ड लॉ, एलन बोरो बोलते हैं, एलन बॉ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका क्या सीन था, ये 1842 से 44 तक ही गवर्नर जनरल रहा, हालांकि ऐसा नहीं है 2 साल बाद इसको भगा दिया गया। ये बहुत ही सीनियर ऑफिसर था ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की एक बॉडी थी उसका ये सीनियर ऑफिसर था। तो ये पूरी जिंदगी इसने अपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में बिता दी ब्रिटेन के अंदर, लेकिन इसको 2 साल के लिए यहाँ भेजा गया, लेकिन इसको मजा नहीं आया, इसको लगा कि यार यहाँ सही नहीं है, तो ये अपने आप चला जाता है। इसके टाइम पे क्या हुआ, अफगान वॉर होता है और उसे क्या बोलते हैं 18 जो अफगानिस्तान में ये हमारे पिछले गवर्नर गड़बड़ी करके गए थे उसको इसने सुधारने की कोशिश करी, और इसी के टाइम पे 1843 में सिंध को अनेक्स कर लिया गया चार्ल्स नेपियर उसकी लीडरशिप में। और ग्वालियर में इसके वॉर होते हैं, सिंधिया के साथ ट्रीटी साइन होती है, सिंधिया जो एक तरीके से सब्सिडियरी अलायंस साइन करके इसी के अधीन हो जाते हैं, तो ये इसके अंडर काम किए गए। और इसी के टाइम पीरियड में 1843 से 53 के बीच में एक वो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यूपी जिसको बोलते हैं, आगरा लखनऊ वाला ये जो पोर्शन है यूपी जो है अभी प्रेजेंट यूपी, जेम्स जोनाथन थे। इन्होंने क्या किया, हर एक तहसील में एक गवर्नमेंट स्कूल बनाया एज ए मॉडल स्कूल, जिसमें क्या होगा, जो स्कूल के टीचर हैं, पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनको वर्नाकुलर स्कूल में पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब उनकी क्षेत्रीय भाषा में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। एक तरीके से आप कह सकते हैं जो मैकॉले ने किया था उसके थोड़ा सा अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे कुछ नया करने की कोशिश करी जा रही है। इसके बाद आता है हार्डिंगे, हेरनी हार्डिंगे, इसको हार्डिंग भी बोलते हैं, हार्डिंगे भी बोलते हैं, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं। 44 से लेकर 48 तक रहा ये। इसके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ, लाहौर की ट्रीटी साइन होती है, और इसका जो मेन काम था, मतलब जो फेमस हुआ काम, इसने क्या किया, फीमेल इन्फेंटिसाइड जो था, जो बच्चियां पैदा होती थी, फीमेल चाइल्ड पैदा होती थी, उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था, वो बेंटिक कानून बना के गया था, लेकिन इसको अच्छी तरीके से इन्फोर्स करने का काम जो है वो इसने किया। तो इसको बस इसलिए जाना जाता है। और ह्यूमन सैक्रिफाइस जो बलि दिया जाता है उस पर भी कानून बेंटिक ने बनाया था, लेकिन इंप्लीमेंट करने का काम इसने हार्डिंग ने किया। तो ये कोई ज़्यादा खास नहीं है, छोटा सा इसका चैप्टर है, ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा कोई जिक्र नहीं है, और इसका यही एक काम है मेन जो याद रखने लायक है। अब आता है मेन चेहरे का नाम, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस रहा। ये मात्र 36 साल का था जब इंडिया आया, ठीक है। इसके पापा जो थे वो डलहौजी जो एरिया है वहाँ के अर्ल वगैरह थे, अर्ल एक पोस्ट होती थी जैसे मैंने आपको बताया। इसका नाम था जेम्स बॉन्ड रामसे। इसने क्या किया, पंजाब को पूर्णतः अनेक्स कर लिया। जब पंजाब को पूर्णतः अनेक्स कर लिया था तो ब्रिटिशर्स को लगा कि यार ये तो बड़ा पावरफुल आदमी, बड़ा सही आदमी है, तब इसका नाम रख दिया गया लॉर्ड डलहौजी, वरना इसका नाम जो था जेम्स ब्राउन रामसे था। अर्ल डलहौजी इसके पापा थे, वहाँ के अर्ल थे। ये 1848 से लेकर 1856 तक यहाँ का गवर्नर जनरल रहा, और इसने बहुत सारे नाम किए, बहुत सारे काम किए, बहुत सारे ऐसे नए नए काम किए जो कि एक तरीके से कह सकते हैं इतिहास रच के चले गए। जैसे फादर ऑफ पोस्ट इसको बोलते हैं, बहुत सारे नए नए काम किए इसने इंडिया के अंदर। पोस्ट वोस्ट लाने का काम भी इसी ने किया, और ये सबसे कम उम्र का था, सबसे कम उम्र का। आप ये सोचिए एक यंगस्टर को इतनी बड़ी पावर देना, भारत इतना बड़ा एम्पायर है, 36 साल के आदमी को इतनी बड़ी पावर दे देना, पूरे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मान लो बना दिया गया 36 साल की उम्र में किसी को, उस टाइप से इसको पावर देकर ब्रिटिशर्स ने एक दांव खेला था, लेकिन वो दांव बहुत सक्सेसफुल रहा। इसने बहुत अच्छा काम किया ब्रिटिशर्स के नजरिए से। एक क्वेश्चन आया था, डलहौजी एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो अगर हम इसको मॉडर्न इंडिया का मेकर बोले तो गलत नहीं है, बहुत हद तक गलत नहीं है, क्योंकि इसने बहुत कुछ ऐसा किया जिसने बिल्कुल ही रिवोल्यूशनाइज कर दिया। इसको फादर ऑफ इंडियन टेलीग्राफ बोलते हैं। टेलीग्राफ की शुरुआत इसने करी। पहले टेलीग्राफ लाइन जो है आगरा से कलकत्ता के बीच में बिछाई गई। एल सॉन्सी नाम था, ओ सॉन्सी इनके सुपरिटेंडेंट में। और इसने क्या किया, कलकत्ता को, पेशावर को, बॉम्बे को, मद्रास को टेलीग्राफिकली कनेक्ट करने की कोशिश करी और कनेक्ट कर दिया। और इसने क्या किया, एक जो आप कह सकते हैं यही जो टेलीग्राफी से जो कनेक्ट कर रहा था पूरे एरिया को, ये बहुत हद तक इसकी हेल्प इसको 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस करने में मिली ब्रिटिशर्स को, ठीक है। क्योंकि जो रिबेल्स थे, जितने प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, जो रिबेल्स थे या म्यूटिनी जो चल रही थी, जितने सिपाही थे, उनके पास कम्युनिकेशन के साधन अच्छे नहीं थे। तो और अंग्रेजों के पास कम्युनिकेशन के साधन इसीलिए अच्छे थे क्योंकि कनेक्टिविटी डलहौजी बना चुका था पहले ही।
इसको फादर ऑफ इंडियन पोस्टल सिस्टम भी कहा जाता है। इसी ने पोस्ट ऑफिस की दुनिया में बहुत कुछ शुरू किया, और जो उसे क्या बोलते हैं, पहला पोस्ट ऑफिस इसने जो सिंध वाला एरिया है वहाँ पे बनाया है। सिंधे इसलिए सिंध इसको पहले इस ऐसे स्पेलिंग लिखी जाती थी, अब ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। 1854 में जो मॉडर्न पोस्टल सिस्टम है वो इस्टेब्लिश हो गया था इंडिया के अंदर, और इसने स्टाम्प भी स्टार्ट कर दिए। जो पोस्टल स्टाम्प होते हैं उनकी शुरुआत भी इसने कर दी, और वो पूरे इंडिया में एक ही रेट मिलते थे। जैसे आप दिल्ली में खरीदो, लखनऊ में खरीदो, चेन्नई में खरीदो, बैंगलोर में खरीदो, पोस्टल स्टाम्प का प्राइस सेम रहेगा। दुनिया का पहला जो पोस्टल सिस्टम है वो यूएस में स्टार्ट हुआ था 1775 में, जो अभी मॉडर्न पोस्टल सिस्टम है इस बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, ठीक है। और इसने 1854 में इंडिया में स्टार्ट किया। ये तस्वीर है उस टाइम के पोस्टल सिस्टम की। देखिए इस टाइप के कुछ पोस्टल स्टिकर्स हुआ करते थे, कुछ इस तरीके से दिखते थे। अगर आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। और इसने क्या किया, फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी इसको कहा जाता है। मैंने आपको पहले बता दिया था, ये बहुत चीज़ों का फादर बना। इसने रेलवे के क्षेत्र में भी बहुत काम किया। ये सपना ही देख के आया था कि हाँ मुझे वहाँ जाके पहले ही रेलवे बनानी है, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर अगर देखा जाए तो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन वगैरह भी रह चुका था। तो वहाँ पे भी रेलवे के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम कर चुका था। तो ये इंडिया आया तो इसने पहली रेलवे चलवाई 1853 में, जो कि सबको पता है, बॉम्बे से थाने के बीच में चली। दूसरी रेलवे 1854 में चली, सेकेंड लाइन कैलकाटा से रानीगंज, और तीसरी चली 1856 में मद्रास से अरक्कोनम। तो ये तीनों आपको याद रखना जरूरी है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली तो सबको याद होती है 1853, 1854 दूसरी है कलकत्ता से रानीगंज, तीसरी 1856 है मद्रास से अरक्कोनम, ठीक है। और रेलवे का जो मेन पर्पस था वो स्टार्टिंग में कोई भारतीयों के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी कि हाँ भारतीयों के लिए उसने कुछ किया हो। उसने अपने फायदे के लिए किया था। अंग्रेजों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए रेलवे बनाई थी, क्योंकि रेलवे का मेन यूज जो था कॉमर्शियल यूज हुआ करता था, डिफेंस में यूज हुआ करता था। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन इनके थे कि बेसिकली इनका मेन मकसद क्या था कि किसी भी कोस्टल एरिया में सामान को पहुंचाना। अगर और फिर बाद में इनको पता चला कि यार ये तो मिलिट्री पर्पज से भी यूज हो सकती है, कहीं पे फौजी भेजने हैं तो वो भी भेजे जा सकते हैं। तो इसका फिर डिफेंस पर्पज से यूज होने लगा। सवारी वारी के लिए, इंडियन के सुविधा के लिए इन्होंने नहीं शुरू करी थी। मेन इनका शुरू करने का पर्पज खुद की सुविधाएं थी। खुद कोस्टल एरिया में इनको सामान ले जाना है किसी कंप्लीट थल वाले एरिया से, तो यहाँ से कंप्लीट प्लेन से, अगर मैदानी क्षेत्र से इनको कोस्टल एरिया में कुछ ले जाना है तो वहां पर तट तक पहुंचाने के लिए रेलवे एक अच्छा मीडियम था, इसलिए इसने ऐसा शुरू किया। और एक गारंटी सिस्टम लेकर आया। गारंटी सिस्टम यह था कि इसने यूरोपियन को बोला अगर आप इंडिया में आते हो, रेलवे में इन्वेस्ट करते हो तो मिनिमम 5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मिनिमम 5% मिलेगा, मैक्सिमम आपको कितना मिल सकता है, मिनिमम आपको 5% तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा इसने बोला। ये एक तरीके से कह सकते हैं एफडीआई का ओल्ड रूप था, मॉडर्न रूप था उस टाइम पे। जो अभी जो एफडीआई है वो एक तरीके से एफडीआई ही था कि आप आइए, वहां के जो बड़े लोग थे ब्रिटेन के उनको इन्वाइट किया गया, आप आइए और इंडियन रेलवे के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, आपको मिनिमम 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और इसको फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग भी बोला जाता है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का भी फादर इसको बोला जाता है। इसने इंडियन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए, बहुत सारे ब्रिजेस बनवाए। और जो आईआईटी रुड़की है, जो इंडिया का पहला कह सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसकी स्थापना में भी इसका बड़ा रोल रहा था। हालांकि उसकी स्थापना 1847 में हुई थी, लेकिन पूर्ण वो 1852 में हुआ था, इसी के कार्यकाल में। उस टाइम पे इसका शायद थॉमसन नहीं था, थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज करके नाम था, जो कि इसके कार्यकाल में पूरा हुआ। तो इसको श्रेय मिलता है हालांकि आईआईटी रुड़की का भी कि इसी ने करवाया। हालांकि पूर्णतः इसने नहीं करवाया था, कंप्लीट इसके कार्यकाल में हुआ था। 1854 में जो गंगा कनाल है वो भी इसी ने ही चालू करवाया। और ये जो एक सेपरेट इसने कंस्ट्रक्शन के लिए, कनाल और रोड कंस्ट्रक्शन के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया, जिसको पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कहा जाता है। आज भी पीडब्ल्यूडी नाम का डिपार्टमेंट इंडिया में एग्जिस्ट करता है। और इसने कनाल और रोड के लिए बहुत सारे फंड्स रेज करवाए, बहुत सारे फंड बढ़ा दिए कि इन कामों के लिए दूसरी जगह से पैसे लगा के इन चीज़ों में लगाने शुरू कर दिए। फिर 1854 में एक उड्स डिस्पैच, एक चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, उसके डायरेक्टर वगैरह थे, हेड वगैरह थे। ये एक चिट्ठी लिखते हैं डलहौजी को। इंडिया कहते हैं इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो सही नहीं है, इसको अब सही करो। क्योंकि ये जो मैकॉले का एजुकेशन सिस्टम है, जो कि फिल्ट्रेशन थ्योरी पे काम करता है कि कुछ लोगों को पढ़ा दो और वो अपने नीचे वालों को खुद सही कर देंगे, ये सही नहीं है।
इसका कहना था, ये ब्रिटिशर्स की पहली बार ऐसी सोच डेवलप हुई थी कि हाँ चलो इंडिया के अंदर जो एजुकेशन है, मास एजुकेशन फैलाना है बेसिकली, ये पहली बार डेवलप हुआ था कि इंडिया के अंदर जो लोग हैं उनको पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें फंड रेज करने पड़ेंगे, एड्स वगैरह निकालना पड़ेगा। जो प्राइवेट स्कूल है उनके लिए भी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो चला रहे हैं उनके लिए भी एड्स वगैरह देना पड़ेगा, जिससे कि वहां पे एजुकेशन सिस्टम सही से चल सके। और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है ये बेकार चीज है, हमें पूरे मास को पढ़ाना पड़ेगा और ये गवर्नमेंट की एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनकी शिक्षा, उनको बेहतर शिक्षा मिल सके। अब देखते हैं इसके ये जो एक्ट वुड्स डिस्पैच था, इसमें बोला क्या गया। इसमें बेसिकली क्या बोला गया कि जो वर्नाकुलर एजुकेशन है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो मैकॉले था वो बिल्कुल अगेंस्ट था, वो कहता था सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाओ। इसने बोला कि जो प्राइमरी स्कूल है इसमें लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई होनी चाहिए, जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है उनमें पढ़ाई होनी चाहिए, और उसके बाद जो हाई स्कूल वाला पोर्शन है वो एंग्लो वर्नाकुलर होना चाहिए, मतलब लोकल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश दोनों चीजें यूज होनी चाहिए। लेकिन जो कॉलेजेस हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज होना चाहिए और उस कॉलेज में केवल इंग्लिश में पढ़ाई होनी चाहिए। आप देख रहे हैं जैसे अभी जो एजुकेशन सिस्टम चलता है बहुत हद तक वैसा है कि स्टार्टिंग में आपको आपकी लोकल भाषा में पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद आप इंग्लिश मिक्स पढ़ते हो, उसके बाद आप इंग्लिश में पढ़ते हो। बेसिकली अभी भी इंग्लिश में ही चल रहा है, ज़्यादातर कोर्सेज जो हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। उसी हिसाब से इसने बोला कि स्टार्टिंग में जो है वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल जो है गांव में वो क्षेत्रीय भाषाओं में होने चाहिए, फिर हाई स्कूल तक अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा दोनों मिक्स होनी चाहिए, और फिर उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कॉलेज होना जरूरी है, उस कॉलेज में सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाई होनी चाहिए, और उसके बाद 3 यूनिवर्सिटी भी खोली जानी चाहिए इंडिया के अंदर, एक कलकत्ता में, एक बॉम्बे में और एक मद्रास में। ये परमिशन तो डलहौजी के टाइम पे मिल गई थी, लेकिन ये पूरा होता है आगे चल के कैनिंग के टाइम पे, तब तक डलहौजी हट जाता है, ठीक है। और इसने बोला इंग्लिश मीडियम जो है वो हायर स्टडी के लिए इंग्लिश मीडियम ही होना चाहिए, और फीमेल एजुकेशन पे भी इसने ध्यान देने की बात करी, वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान देने की बात करी, और टीचर ट्रेनिंग के पे भी इसने ध्यान देने की बात करी। और इसने बोला कि एजुकेशन शुड बी इन सेकुलर एजुकेशन होनी चाहिए। जो धार्मिक एजुकेशन है, मदरसे में अलग पढ़ाया जा रहा है, संस्कृत कॉलेज में कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है, ये कुछ नहीं होना चाहिए। स्कूल के अंदर एजुकेशन जो है वो सेकुलर होनी चाहिए। धर्म से जुड़ा हुआ आप कुछ भी नहीं पढ़ाओगे स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, आप धर्म नहीं पढ़ाओगे, आप सिर्फ एजुकेशन दोगे उनको। सोशल रिफॉर्म के बारे में हम देखें अगर, तो सोशल रिफॉर्म में बहुत बड़ा सोशलिस्ट तो नहीं था, लेकिन इसके टाइम पे बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स आए, क्योंकि बहुत ऐसे एक्टिविस्ट थे इंडिया के अंदर जो कि ये रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। उसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर और रानी रोशमोनी जो बंगाल की थी, बहुत अच्छे रिफॉर्मर्स थे बंगाल के। इनके कहने पर प्रेशराइज होकर 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट लेके आता है। हालांकि ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट इसके टाइम पे नहीं हुआ था, क्योंकि फरवरी 1856 में ये इंडिया छोड़कर भाग गया था, इंडिया छोड़ के चला जाता है। तब आता है कैनिंग, तो कैनिंग का मेन रोल रहता है इसको इंप्लीमेंट करने में, लेकिन ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी इसी की थी। हालांकि कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जो विडो रीमैरिज एक्ट है उसमें सबसे बड़ा रोल किसका था, तो रोल बड़ा डलहौजी का था, इसलिए क्रेडिट डलहौजी को दिया जाता है। लेकिन ये इंप्लीमेंट कब हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था कैनिंग के आने के बाद। और इसने जो यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बता दिया, इसने रिकमेंड किया था, लेकिन वो सेट हुई थी 1857 में, 1857 में वो सेट हुई थी कैनिंग के टाइम पे। तब तक कैनिंग आ चुका था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो थे सिविल सर्विस के वो स्टार्ट हो गए थे, एक तरीके से कह सकते हैं। 1854 में पहली बार एग्जाम स्टार्ट हुए थे, सिविल सर्विस वगैरह के भी एग्जाम इंडिया के अंदर इंडियंस के लिए भी अलाउ कर दिया गया था। 1833 में पहली बार बात उठी थी, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध कर दिया था, इसलिए ये चीज नल एंड वाइड कर दी गई थी। उसके बाद 1853 का जो चार्टर आता है उसमें ये चीजें रखी गई कि हाँ सिविल सर्विस इंडियंस के लिए भी होनी चाहिए। फिर 1854 में पहली बार इंडिया में एग्जाम हुआ था। देखिए ये तस्वीर है हमारे ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी की, और ये 20 पैसे का ये डाक पोस्ट है, और ये लोक माता रानी रासमोनी है। ये बहुत बड़े रिफॉर्मर्स थे बंगाल के, इनका नाम इतिहास कभी नहीं भूल सकता, हमेशा याद रहेगा। आप भी देख लीजिए इनको। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करें तो इसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में कई सारी चीज़ें करी। इसने बहुत ज़्यादा अनेक्सेशन तो नहीं किया इंडिया के अंदर, केवल पंजाब अनेक्स किया था। हालांकि पंजाब खुद में बहुत बड़ा स्टेट था, तो उसके बाद इसकी वाहवाही हो गई थी और इसने सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश करी पॉलिसी को, ज़्यादातर सेंट्रलाइज व्यवस्था चाहता था। नॉन रेगुलेशन सिस्टम चालू किया इसने न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी में, स्पेशली पंजाब में। वहाँ पे कमिश्नर बिठा दिया गया और कमिश्नर सीधे जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम के लिए सीधे रिपोर्ट करता था गवर्नर जनरल की काउंसिल को। और लोकल लेवल पे इसने पुलिस वगैरह है, पुलिस, जस्टिस, ये लैंड रेवेन्यू, सब कुछ डीएम के हैंड ओवर कर दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हैंड ओवर कर दिया गया था इसके टाइम पे। एक चीज देखिए आप इस मैप में, आप देख सकते हैं
1837 से 1857 के आते आते जो ये वाला पोर्शन यहाँ देखिए, यहाँ नहीं है, यहाँ पे देखिए, ये नॉर्थ वेस्ट वाला जो पोर्शन है यहाँ पे धीरे धीरे कब्जा होने लगा है। नॉर्थ वेस्ट वाले पोर्शन में धीरे धीरे कब्जा होने लगा है ब्रिटिशर्स का। तो अब इसने क्या किया, जो बंगाल वाला पोर्शन था यहाँ पे सिर्फ यहीं पे इसकी आर्मी थी। अब इससे लगा कि यहाँ पे भी आर्मी की जरूरत है, तो उत्तर प्रदेश का जो मेरठ वाला पोर्शन है यहाँ पे भी एक इसने आर्मी का कैंट बना दिया। और आपको पता होगा कि 1857 में बहुत बड़ा रोल रहा था मेरठ कैंट का। मेरठ से म्यूटिनी स्टार्ट होती है जो दिल्ली तक जाती है, इसके बारे में हम फिर कभी पढ़ेंगे। तो इसने एक तो ये आर्म रिफॉर्म लाने की कोशिश करी, और इसने शिमला को एक तरीके से समर कैपिटल बना दिया था। हालांकि ऑफिशियली 1862 में हो पाया था, लेकिन शुरुआत इसने कर दी थी, और आर्मी का हेडक्वार्टर भी वहाँ पे बना दिया। आज भी हमारी जो ट्रेनिंग कमांड है आल्ट्रैक, उसका भी हेडक्वार्टर अभी भी शिमला है। और इसने एक नई गोरखा रेजिमेंट बनाई जो कि अभी भी ब्रिटिश इंडिया में जो कि अभी भी ब्रिटेन आर्मी में सर्व करते हैं। गोरखा रेजिमेंट के से कुछ लोग जाते हैं जो नेपाल वाले क्षेत्र से। तो इसने एक नई गोरखा रेजिमेंट बनाई उस टाइम पे, जिन्होंने हम कह सकते हैं 1857 में आंदोलन को सप्रेस करने में इस गोरखा रेजिमेंट ने बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प करी थी ब्रिटिशर्स की। और बेसिकली इसने काम तो बहुत सारे किए, लेकिन ये जाना सिर्फ इसके लिए गया। अभी भी अगर हम पढ़ेंगे तो बेसिकली डलहौजी का नाम आता है उसकी हड़प नीति के द्वारा, जिसके तहत इसने बहुत सारे एरिया अनेक्स किए। सतारा किया 1848 में, जैतपुर सांबलपुर किया 49 में, भगत किया 1850 में, उदयपुर किया 52 में, झांसी किया 54 में, नागपुर किया 54 में। प्रॉब्लम तब आई जब इसने अवध को अनेक्स किया था। अवध 1856 में अनेक्स किया इसने डलहौजी ने। बोला वाजिद अली शाह जो हैं ये अब लायक नहीं है, मिस गवर्नेंस के चक्कर में ये सल्तनत चला नहीं सकते, क्योंकि ये तो पोएट्री करते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, राजा बनने के लायक नहीं है। इनको उठा के फेंक दिया गया कलकत्ता। बोला गया आप जाओ वहाँ पे पेंशन पे रहो, आराम से पेंशन खाओ, और आप अब शासन चलाने के लायक नहीं बचे हो। हालांकि इससे लोग बहुत नाराज भी हुए, क्योंकि अवध जो था ब्रिटिशर्स का बहुत पुराना दोस्त था। अवध के दम पे ही इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया, एक तरीके से कह सकते हैं। अब बाद में कह रहे हैं आप कानून व्यवस्था अच्छी नहीं चला रहे हो, इस बहाने इनको बाहर भगा दिया गया, फिर से कलकत्ता भेज दिया गया थोड़ी बहुत पेंशन पे। अब हम देखेंगे कि डलहौजी जो था इसका नेचर इतना एग्रेसिव क्यों था, ये इतना गुस्से में क्यों काम करता था भाई सब। तो इसका रीजन था, इसकी दो इसके पहलू हैं। एक तो स्ट्रेटेजिक पहलू ये है कि इंपीरियल डिफेंस के लिए इसको लगता था कि जो पंजाब वाला क्षेत्र है, एक्चुअली रशिया से इनको डर था, तो इनको लगता था कि जो पंजाब वाला क्षेत्र है, अफगानिस्तान के लिए भी इसकी यही सोच थी, अगर यहाँ पे हम कब्जा नहीं करेंगे तो रशिया उधर से कभी भी अटैक कर सकता है। दूसरा, इसको लगता था कि जो प्रिंस है, छोटे छोटे विरासतें हैं, ये रूल नहीं कर पा रही हैं, रूल करने में सक्षम नहीं है, तो इनको यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है। इनको यहाँ से हटाने के लिए हमें गुडविल ऑफ द पीपल, ये विन गुडविल ऑफ द पीपल, ये कहता है कि मैं लोगों की अच्छाई जीतना चाहता हूँ, लोगों की नजरों में अच्छा बनना चाहता हूँ, क्योंकि इसको हमेशा से लगता था कि मैं इन राजाओं से ज्यादा बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन चला सकता हूँ। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये झूठ बोलता था, ऐसा कुछ नहीं है। इसका कॉमर्शियल इंटरेस्ट था, क्योंकि इसको रॉ मटेरियल मिलता था अच्छा खासा। पंजाब इतना बड़ा स्टेट था, वहाँ इसने उसको कब्जे में ले लिया, तो इसको अच्छा खासा रॉ मटेरियल मिल जाएगा, इतनी फर्टाइल भूमि है पंजाब की। तो मेन रीजन ये भी है। तो एक क्वेश्चन भी आया था कि डलहौजी के बारे में बोलते हैं कि उसका जो एनेक्सेशन था, एक तरीके से एनेक्स करने का तरीका था जो मिस रूल के बिहाफ पे था। जैसे इसने मिस गवर्नेंस के बेस पे जो अवध वाला प्रांत था उसको छीन लिया था। हालांकि बाद में हिस्टोरियंस ने ये भी माना कि इतना कुछ खराब भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था अवध का, वाजिद अली शाह साहब सही चला रहे थे। लेकिन इसका जो वहाँ पे एक नुमाइंदा बैठा हुआ था, वो इसको चिट्ठियाँ लिखता रहता था कि ये पोएट्री में बिजी रहते हैं, शेरो शायरी करते रहते हैं, कुछ इनको आता जाता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन गलत चला रहे हैं। हालांकि इतना खराब नहीं था ऐसा हिस्टोरियन ने माना, एडमिनिस्ट्रेशन वो सही चला रहे थे, लेकिन इसको बहाना चाहिए था, इसने एक तरीके से कब्जे में ले लिया। तो अगर हम मॉडर्न डे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सही बात है, बहुत ज़्यादा भसड़ होगी अगर इतने सारे स्टेट रहते। सेंट्रलाइज करना एक सही डिसीजन था, लेकिन अगर उन रियासतों के मकसद से देखें तो ये चीज़ उनके लिए तो गलत थी। जैसे वाजिद अली शाह की क्या गलती, झांसी की रानी की क्या गलती, या फिर बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव हुए जिनकी या राजा हुए जिनकी क्या गलती थी जो उनसे उनका प्रांत छीन लिया गया। लेकिन अगर हम देखें यूनाइट इंडिया के हिसाब से, मॉडर्न डे इंडिया के हिसाब से, तो हमारी 3 रियासतें थी, जैसे हैदराबाद, जामनगर और कश्मीर। इनमें जो क्राइसिस हुए, इनमें जो प्रॉब्लम्स आई, अगर डलहौजी ने वैसा उस टाइम पे ना किया होता तो ऐसी बहुत सारी रियासतें होती और सब कहीं अलग अलग रूल चल रहा होता। तो ये भी एक बहुत हद तक इसके दोनों पहलू हैं। आपको क्या लगता है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आते हैं मेनली चार्टर एक्ट, जो 1853 का चार्टर एक्ट आया था। इसमें क्या होता है,
सेपरेट कर दिया गया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों के फंक्शंस को। एक का काम था कानून बनाना और एक का काम था कानून को इंप्लीमेंट करना। देखिए ये धीरे धीरे हमारी मॉडर्न कानून व्यवस्था की तरफ मुड़ रहे हैं हम। इन्होंने एक एस्टेब्लिश किया गवर्नर जनरल को, एक नई काउंसिल को एस्टेब्लिश किया और सेपरेट करके, जिसको इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना गया। ठीक है, एस्टेब्लिशेस ए सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना गया। गवर्नर जनरल की एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई और इसमें पहले 6 मेंबर हुआ करते थे, अब इसमें और मेंबर जोड़ दिए गए, जो उसे क्या बोलते हैं, सॉरी पहले 4 मेंबर हुआ करते थे, एडिशनल 6 और जोड़ दिए गए, तो अब टोटल 6 नंबर हो गए, सॉरी 10 मेंबर हो गए, 10 मेंबर हो गए, 6 नए जोड़े गए, 4 पहले हुआ करते थे, तो अब टोटल हो गए 10 मेंबर। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं इसकी संख्या भी घटा दी गई, 24 पहले हुआ करते थे, अब इनको 18 कर दिया गया। और ये जो 6 मेंबर की बॉडी होगी, ये एक तरीके से कह सकते हैं 6 और 10 टोटल 10 हो जाएंगे। ये लेजिस्लेटिव विंग जो होगी ये एक तरीके से काम करेगी मिनी पार्लियामेंट का। ये पहली बार ऐसा हुआ था, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट काम कर रही है वैसे ये जो 8-10 लोगों की टीम है ये वैसे काम करेगी। और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि जो पार्लियामेंट है उसको इतनी पावर दी जा रही है, इसको एक स्पेशल फंक्शन दिया जा रहा है। हालांकि गवर्नर जनरल के पास पावर अब भी बहुत सारी थी, वो गवर्नर जनरल चाहेगा तो वीटो पावर यूज करके किसी भी बिल को रोक सकता था कि ये लॉ नहीं बन सकता, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है। ब्रिटिश पार्लियामेंट की पावर ये इस काउंसिल को दी जा रही है, जिसको मिनी पार्लियामेंट के नाम से जाना जा रहा है। और इसी एक्ट के तहत 1853 में पहली बार ओपन कंपटीशन शुरू हुआ सिविल सर्वेंट के लिए। ओपन कंपटीशन क्या था? ओपन कंपटीशन का मतलब था पहले भाई भतीजावाद टाइप चलता था एक तरीके से, कि जो उसे क्या बोलते हैं, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के मेंबर जो होते थे, जिसको रिकमेंड करते थे वही एग्जाम में बैठता था। लेकिन अब ओपन कंपटीशन हो गया और वो भी इंडियंस के लिए भी था। ठीक है, 1854 में मैकॉले कमेटी बनाई जाती है सिविल सर्विस को लेकर। हाँ, ये वही मैकॉले हैं, एजुकेशन कमेटी वाले। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो उनके 20-20 साल बार बार बढ़ाए जा रहे थे, वो बोला गया अब तो सिर्फ जब तक हम चाहते हैं तब तक बढ़ाए जाएंगे, अब कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई, इनको कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं दिया गया। और बोला गया कि अब तुम तब तक ही हो जब तक ब्रिटिश क्राउन चाहता है, अब कोई टाइम लिमिट नहीं है तुम्हारी अपना व्यापार करने की। लोकल रिप्रेजेंटेशन को इन्होंने जगह दे दी, मतलब जो पंजाब कह रहा हूँ, बंगाल और मद्रास के जो गवर्नर होते थे उनको भी बंगाल के गवर्नर की काउंसिल में जगह मिल गई। ठीक है, ये काम हुआ। और फाइनली इस तरीके से फरवरी के आते थे, फरवरी 1856 तक, फेब 1856 जो है लॉर्ड डलहौजी वो इंडिया छोड़कर चला जाता है। अब इससे लगता तो है कि यार मैं इंडिया छोड़कर जा रहा हूँ, मेरी बहुत इज्जत होगी, जाके वहाँ पे मिनिस्टर बन जाऊंगा, जैसे आर्थर वेलेस्ली के साथ क्या हुआ था, उस डिफेंस मिनिस्टर बना से सीधे प्राइम मिनिस्टर बन गया था ब्रिटेन का जाके। जो यहाँ से अच्छा काम करके जाता था उसको वहाँ पे मिनिस्टर बना दिया जाता था। लेकिन इसकी बेचारे की किस्मत खराब थी, हालांकि इसने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के काम किए थे, लेकिन तुरंत शुरू हो गई 1857 की रिवॉल्ट। अब वहाँ पे इस पे आरोप लगने लगे कि 8 साल में पता नहीं क्या ही करके आया है इंडिया के अंदर, जो कि इसके साथ ऐसी हरकतें, इंडिया में ऐसी हरकतें हो रही हैं। और इसको लोग कुछ ना कुछ बोलने लगे, कोई करप्ट बोलने लगा, कोई कुछ बोलने लगा, तो इसकी तबीयत खराब होने लगी। फिर घर पे ही बैठा रहा, घर से बाहर निकला ही नहीं। 1857 से लेकर 1860 तक ये घर पे ही बैठा रहा। और 60 के आते आते 60 में इसको कोई बीमारी हो गई, उस बीमारी से इसकी मौत हो जाती है। बहुत कम उम्र में मर गया। इसे सपने देखे होंगे कि मैं बहुत कुछ करूंगा जाके वहाँ पे, क्योंकि मैंने इंडिया में बहुत कुछ सब कुछ सही से किया, लेकिन ये लोग मुझ पे आरोप लगा रहे हैं क्योंकि इसकी किस्मत ही खराब थी। 1857 की क्रांति शुरू हो चुकी थी, 1857 का रिवॉल्ट शुरू हो चुका था इधर, और वहाँ पे पूरे आरोप ये लग गए कि यही वहाँ पे कुछ गड़बड़ करके आया है, इस वजह से ये सब चल रहा है। इसके बाद जो गवर्नर जनरल आता है उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। डलहौजी का कार्यकाल खत्म होता है। 1556 से 1558 तक 2 साल तक ये गवर्नर जनरल रहा। ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और पहला वाइस रॉय था, क्योंकि 1858 से 62 तक ये वाइस रॉय रहा, क्योंकि पोस्ट चेंज हो गई थी 1857 की क्रांति के बाद। 1858 का एक्ट आता है, उसके बाद नई पोस्ट बना दी जाती है वाइस रॉय की। तो ये पहला वाइस रॉय था और लास्ट गवर्नर जनरल था। और इसी के टाइम पीरियड में जो 1857 की रिवॉल्ट थी वो हुई। हालांकि आरोप इस पे नहीं लगे, इसको तो प्रमोट करके वाइस रॉय बना दिया गया, आरोप सारे डलहौजी पे लगे और वो बेचारा मर गया। 1857 में न्यू यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश करता है, जिसका रिकमेंडेशन वही देकर जाता है, डलहौजी, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। तो इस तरीके से ये अंत होता है इस लेक्चर का। और एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, इसकी जो वाइफ थी लेडी कैनिंग, वो उनको गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। तो बंगाल में आज भी लेडी केनी बोला जाता है, लेडी
केनी बोला जाता है गुलाब जामुन को, और वहाँ पे अभी भी ये मिठाई बहुत फेमस है इनकी वाइफ के नाम पे, इनकी वाइफ के नाम पे ये नाम रखा गया था इसको, क्योंकि गुलाब जामुन इसकी वाइफ को बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने बता दिया। ये आज इस लेक्चर का इसी टाइम पे अंत होता है इसी के साथ, और हो सकता है वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, धन्यवाद।